हेलो दोस्तों, मैं अभिनव खरे स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका 10 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्जाम होने वाला है और इसीलिए हमारी पूरी टीम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमारा टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी और मैंने वो लीप ईयर को लेकर एक क्वेश्चन कहा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर सेंचुरी ईयर हो, अगर बात किसकी की जाए, सेंचुरी ईयर की जाए, तो सेंचुरी ईयर में इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। और तब मैंने आपको आंसर दिया था कि इसमें केवल 1600 लीप ईयर है और बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो कुछ बच्चों ने इस बात को लेकर ये कहा भी कि सर लीप ईयर तो वही होता है जो किससे डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, और ये तो सभी क्या हो जाते हैं, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी आप तो गलत हो गए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। बेटा एग्जैक्टली अगर आपका रोटेशन जो वो 6 घंटे होता है, अगर वो 6 घंटे रहा होता तो वहां पर वो पूरे 4 सालों में कितना होता, 24 घंटे का होता। लेकिन जब एक आपका रिवॉल्यूशन पूरा होता है जो कि 365 दिन 5 घंटे और आपका कुछ मिनट और फिर उसके आगे कुछ सेकंड्स का रह जाता है, यानी कि वो एग्जैक्ट 6 घंटे का नहीं है। और इस वजह से हुआ क्या कि जब ग्रिगोरियन कैलेंडर को 400 सालों तक पढ़ा गया तो हमें यह पता चला कि हम 3 दिन एडवांस या 3 दिन हमारे पास क्या आ गए, कैलेंडर में एक्स्ट्रा आ गए। अब इन 3 दिनों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, तो तब उन्होंने इस बात पर फैसला लिया कि जो भी सेंचुरी ईयर होगा वो आपका 4 या 400 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी क्या कहलाएगा, लीप ईयर। तो वो जो 3 दिन एडवांस आ गए थे अपने पास, तो उनमें क्या करा हमने कि 1700 इसको घटा दिया, 1800 इसको लीप ईयर नहीं माना, 1900 इसको लीप ईयर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन किससे डिविजिबल नहीं है, 400। तो ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा हुए थे हमारे 400 सालों में, तो हमने इनको 3 सेंचुरी ईयर्स में क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो यही रीजन था कि 1600 आपका क्या रहा, लीप ईयर रहा, लेकिन ना तो 1700 लीप ईयर हुआ, ना आपका 1800 लीप ईयर हुआ, और ना ही आपका 1900। दोबारा से कौन आएगा, 2000 क्या होगा, लीप ईयर होगा। ऐसे ही फिर आगे आप बात करेंगे 2400, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी बेटा, ठीक है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि आपका सेंचुरी ईयर जिसमें कि हम बात कर रहे हैं 1700, 1800, 1900, ये लीप ईयर नहीं है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। बेटा ऐसा कभी नहीं हुआ, अब अगर देखा जाए एनडीए के कुछ लास्ट ईयर्स में, कि आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं बना हो। और अगर हम रिसेंट के पेपर देखते हैं तो अब हुआ क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट्स में देना शुरू कर दिया। पहले क्वेश्चन सीधा आ जाया करता था, अब स्टेटमेंट्स में आ जाता है। तो वो थोड़ा सा उसको क्या किया गया है, टिपिकल करने की कोशिश की गई है, लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हमेशा गया है। जो हमारा आज का टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बेटा अगर आप इसकी बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो ये वास्तव में है क्या, ये आपको पृथ्वी पर नजर आएंगी भी या नहीं आएंगी? तो आंसर होगा नहीं आएंगी। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपकी अर्थ पर किसी भी लोकेशन को ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप टॉर्च लेके भी अर्थ पे ढूंढेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। जैसे कि आपको ये एक ग्लोब का मॉडल है जो कि आपको घूमता हुआ नजर भी आ रहा है। इसमें जो ये आपको ग्रिड नजर आ रही है, यही ग्रिड क्या है, आपकी जियोग्राफिक ग्रिड है। यानी कि इसमें आपकी ये लाइन जो पोल से स्टार्ट हुई और पोल पर खत्म हुई, ये क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। और वो लाइन जो आपको लेटी हुई नजर आ रही है, यानी कि ये आपकी क्या रहेंगी, लैटिट्यूड रहेंगी। तो जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को साथ में मिला के हमने मॉडल तैयार किया तो ये पता चला आपको कि ये क्या है, एक जियोग्राफिक ग्रिड बन चुका है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि लैटिट्यूड का अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन फाइंड करने के लिए। किसके लिए? लोकेशन फाइंड करने के लिए। जैसे कि आप इंडिया में पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका लोकेशन एक्सटेंड देखते हैं। ठीक है, वो बताता है कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। क्या है वो? लैटिट्यूड में वो बताएगा कि इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हुआ और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। तो आप किसी भी प्लेस की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो हम उसकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं किसमें? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दूसरा, अगर आप इसकी बात करें कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ कैसे किया गया, कैसे डिजाइन किया गया, तो अगर हम बेटा हम देखते हैं, ये क्या है आपका? यह है, हम मान लेते हैं वैसे तो सर्किल है, लेकिन मैं इसको क्या बना देता हूं अभी आपके लिए, इसको मैं अर्थ मान लेता हूं। बेटा सबसे पहले अगर लैटिट्यूड की बात करें तो हमने अर्थ के मिड में एक लाइन को ड्रॉ करा, जिसको हमने क्या नाम दिया? 0 डिग्री नाम दिया। और इसी 0 डिग्री को आप क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब इस 0 डिग्री के बाद हमने इसके मिड से हर एक एंगुलर डिस्टेंस पर हमने क्या किया? एक लाइन को ड्रॉ किया। अगर सपोज करते मैं यहां से एक एंगल बनाता हूं, ये एंगल कितना बना? 10 डिग्री का बना। तो हमने क्या किया? यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, जिसको आप क्या कहेंगे? 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ देर आगे यहां पे ये 30 डिग्री का आ गया, तो ये क्या लाइन बनेगी? यहां पर ये बनेगी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्योंकि 0 डिग्री ने बीच से अर्थ को कट कर रखा है, तो यहां से ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या रहेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रहेगा। और यहां से नीचे अगर हम बात करेंगे तो क्या रहेगा? सर्दर्न हेमिस्फेयर रहेगा। ऐसे ही जब एंगुलर डिस्टेंस करते चले गए बेटा, नापते गए हम लोग, तो यहां पर ये कुछ 60 डिग्री आ जाएगा नॉर्थ। जब हम एक स्ट्रेट लाइन की बात देखेंगे तो ये क्या होगा? यहां पर 90 डिग्री आ जाएगा। अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने ड्रॉ किए हैं, तो हमारा आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हमने ड्रॉ किए हैं कितने? 90। ठीक है, जिस तरीके से एंगुलर डिस्टेंस पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड्स को बनाया गया, सेम उसी तरीके से आप देखेंगे सर्दर्न हेमिस्फेयर में भी इसी एंगल बनाया गया और इसी एंगुलर डिस्टेंस पर ड्रॉ किया गया किसको? आपकी लैटिट्यूड को। जिस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 लैटिट्यूड्स आए, उसी सेम तरीके से सर्दर्न हेमिस्फेयर में भी कितने आएंगे? 90 आएंगे। ठीक है ये बात। अब पहले क्वेश्चन बन जाया करता था, पूछ लेता था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बताओ। अब हम में से कुछ भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद हम क्या करते हैं? भाई 90 पर गए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 90 किधर है? सर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन आप किसको भूल गए? जो आपका लार्जेस्ट सर्किल है, मींस 0 डिग्री। आपका 0 डिग्री भी क्या है? लैटिट्यूड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लेंथ की बात करें तो डायमीटर अगर हम देखते हैं तो अर्थ का मान लेते हैं किसको? 0 डिग्री को। और जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड की लेंथ घटती चली जाएगी और पोल पर यानी 90 डिग्री पर जाकर वो किस में बदल जाएगी? पॉइंट्स में बदल जाएगी, जिसको आप क्या कहेंगे? पोल बोलेंगे। नॉर्थ में नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना बना अपना? हम कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है 181। चलिए ये बात तो हमें क्लियर थी। अब यहां पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस भी हैं जिनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रही हो, तो बिल्कुल है। अगर हम मेजर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं बेटा, तो जैसे आप आगे देखेंगे, ये देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि एंगुलर डिस्टेंस पर किसको ड्रॉ किया गया? लाइंस को ड्रॉ किया गया और उन्हीं लाइंस को आपने क्या कहा? लैटिट्यूड्स का। ये देखिए यहां से ये 10 डिग्री का, यहां से एंगल कितना बन रहा है? 10 डिग्री का। तो इस लाइन को अपन ने क्या बोल दिया? 10 डिग्री लैटिट्यूड। इधर ये 20 डिग्री एंगल है तो इसको क्या बोल दिया? इसको अपन ने बोल दिया 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, तो क्या बोलते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ऐसे ही जाते जाते अपन कहां पहुंच गए? अपन पहुंच गए 90 डिग्री पर।
तो इसको क्या बोला, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री पर क्या होता है, आपका पोल होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है। ठीक है ये बात। जिस तरीके से एंगुलर डिस्टेंस पर आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइंस को ड्रॉ किया, उसी कंडीशन में आपने सर्दर्न हेमिस्फीयर में भी किसको ड्रॉ किया, लाइंस को ड्रॉ किया, और तब हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने आए हैं, 181 आए हैं। अब वही सेम चीज की आपसे पूछे कि इनमें से कुछ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल है। आपको पता है 0 डिग्री की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रेटेस्ट सर्किल है, आपसे पूछा जाता है एनडीए में, और पूछा है उसने कि बताइए कि ग्रेटेस्ट सर्किल किसे कहा जाता है, और आप आंसर लगाएंगे 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड मींस आपका इक्वेटर, वही क्या होगा, लार्जेस्ट सर्कल होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बेटा एक हमारे पास है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया 0 डिग्री है, 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। जैसे ही इक्वेटर से आप ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन हमने ड्रॉ की है तो इमेजिनरी ही, जिसको आपने क्या कहा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जिसे कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मीन्स आपकी कर्क रेखा। ठीक है बेटा, आपकी 0 डिग्री इक्वेटर रही, जिसको भूमध्य रेखा कहा गया, लार्जेस्ट सर्किल कहा गया। जैसे ही आप 23.5 डिग्री ऊपर गए तो आपने एक लाइन देखी जिसको आपने क्या कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा। इस लाइन की भी इंपॉर्टेंस है, आगे मैं बताता हूं ये लाइन क्या करेंगी। उसके बाद ऐसे ही जब हम और ऊपर जाते हैं तो यहां पर एक लाइन बनती है जिसको 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, आर्कटिक सर्कल। सेम इसी तरीके से बेटा जब हम साउथ में जाएंगे तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपकी एक लाइन ड्रॉ की गई जिसको आपने 23.5 डिग्री साउथ बोला, और इस लाइन को नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि आपकी मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री साउथ जो आपका अक्षांश है, या जिसको आप लैटिट्यूड कहते हैं, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया मकर रेखा। और इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं बेटा उसे, इंग्लिश में आप उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम उसी तरीके से जब आप नीचे गए और एक एंगल बना जिसको आपने क्या कहा, 66.5 डिग्री साउथ। तो जब आपने 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की बात की तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया आपका अंटार्कटिक सर्कल। समझ में आई बात। ये इंपॉर्टेंट आपके क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, और यही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अभी मैं कुछ के बाद आपको बताऊंगा, ये आपके अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करते हुए नजर आएंगे। आप ये देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड अर्थ को अलग अलग हीट जोन में डिवाइड कर रहे हैं, मींस लोकेशन के अलावा भी इनके कुछ कार्य हैं। और जब आप इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला हीट जोन में डिवाइड करना। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन बनता रहा है, और क्वेश्चन ये रहा है कि उसने आपसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं उन पर पड़ने वाली कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछे। जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं पड़ती। और अगर आपने ये क्वेश्चन करना है तो बेटा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको तीनों लाइंस पर जो देश पढ़ते हैं हमारे, उनके बारे में बताऊंगा। आपने नोट कर लेना है और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपकी एक बड़ी समस्या रहती है कि आप टाइम को नहीं निकाल पाते। बहुत एक बार क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री ईस्ट पर अभी 10 बजे हुए हैं, तो बताइए 170 डिग्री ईस्ट पर क्या समय रहा होगा। बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ना इसे करने में। लेकिन अगर आपने वीडियो देखी आज तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके आता है बेटा जिसको कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर पर पड़ने वाली कंट्रीज। इक्वेटर अगर हम इधर से देखते हैं, सबसे पहले आपकी एक कंट्री को क्रॉस कर रही है, और इस कंट्री आपके कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रही है जिसका नाम है साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका में आपकी इक्वेटर अगर सबसे पहले गई तो इक्वेटर के ही नाम पर इसका नाम भी है, जिसको क्या कहा जाता है, इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर का आपका कहां पड़ेगा, इक्वेटर पर पड़ेगा। इक्वेटर जैसे ही इक्वाडोर से आप आगे गए तो आपको दूसरा कंट्री यहां पर ग्रीन नजर आ रही है, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी में रिच है, जिसका नाम है बेटा क्या, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद जैसे इक्वेटर आगे बढ़ी, यानी कि हम आगे बढ़े उस पर, तो आपका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा एक ये कंट्री है जिसको क्या कहा जाएगा, ब्राजील। और आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी में भी ये कंट्री काफी ज्यादा रिच है। ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट जिनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, वो भी कहां मिलते हैं, आपके ब्राजील के अंदर मिलते हैं। बेटा जैसे ही आपके हम आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहां पर एक आइलैंड कंट्री पड़ती है जिसको साउथ टोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाएगी। उसके बाद बेटा जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको जो फोर्थ नंबर यानी ये येलो कलर नजर आ रहा है, इस कंट्री का नाम है गैबन। इसको क्या बोला गया, गैबन बोला गया। उसके बाद बेटा 5 और 6 दोनों आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, दोनों ही कंट्री कौन सी हैं, कोंगो। दोनों ही क्या है, कोंगो। एक को आप कोंगो कहेंगे, दूसरे को आप क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, उसके बाद जब बेटा आप साथ में गए तो यहां पर आया युगांडा। ठीक है, यहां पर आया युगांडा। और जब से मार्वल सीरीज आई है तो मैं कई बार बच्चों से पूछ चुका हूं, और वो वगांडा को क्या करते हैं, अफ्रीकन कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं। और ऐसे ही मैंने एक क्लास में पूछ भी लिया, जब उन्होंने वगांडा को कंट्री डिक्लेयर किया तो मैंने पूछ लिया कि भाई आपका हार्डेस्ट मेटल कौन सा होगा, तो वही आंसर उस समय वाइब्रेनियम आ गया। और सबको पता होगा कैप्टन अमेरिका की जो वो शील्ड थी वो किससे बनी हुई थी, वाइब्रेनियम से। तो हॉलीवुड से नॉलेज का ज्ञान थोड़ा कम रखेंगे, ज्योग्राफी से ही ज्यादा रखेंगे। उसी तरीके से आगे जब बेटा अपन बढ़ेंगे तो 8 नंबर जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है केन्या। ठीक है, केन्या के बाद जब आप बेटा 9 नंबर कंट्री पर जाएंगे तो बड़ी ज्यादा चर्चित कंट्री है। आप देखते हैं पायरेट्स को लेकर इसका नाम आता रहता है, आप न्यूज में देखते रहते हैं। कंट्री का नाम है सोमालिया। बेटा सोमालिया से जैसे आप आगे बढ़े, ये रहा इंडिया, और इंडिया का ओशियनिक ही नेबर हम इसको कहेंगे। 10 नंबर कंट्री है जिसका नाम है क्या, मालदीव। जिसका क्या नाम है, मालदीव। और जैसे ही मालदीव से आप आगे बढ़े तो आप पहुंचते हैं कहां पर, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी एक कंट्री जो लगभग आपके 13,000 आइलैंड से बनी हुई है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। तो लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप इसको करार करा जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये है नंबर 12, और नंबर 12 को आप याद रख सकते हैं, आपके बड़े ही चर्चित यूट्यूबर हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये नाम मेल खाता है। इसका नाम है किरीबाती। तो आप बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं उस पर्सनैलिटी के नाम से, काफी ज्यादा चर्चित आपके यूट्यूबर हैं वो। तो लास्ट कंट्री कौन सी होगी, किरीबाती। एक बार दोबारा देखते हैं। इक्वेटर अगर साउथ आप अमेरिका में बात करें तो सबसे पहले है कंट्री इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया और फिर ब्राजील। जैसे आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं तो पहले पड़ता है साउथ टोम, उसके बाद आप देखेंगे गैबन। गैबन के बाद आपको पता चलेगा ये 5 और 6 क्या होंगे, दोनों कोंगो होंगे, यानी एक कोंगो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। जैसे ही आप 6th पे जाएंगे तो आप 7th पे जाएंगे तो आपको युगांडा, 8th पर गए आपको नजर आया केन्या, और 9th सोमालिया। 10th बराबर गए तो मालदीव, और 11 नंबर हमारा क्या रहेगा, इंडोनेशिया, और 12 किरीबाती। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपसे पूछता रहता है कि इनमें से कौन सी कंट्री इक्वेटर पर लाई करती है और कौन सी कंट्री इक्वेटर पर लाई नहीं करती है। चलिए फिर ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है बेटा कंट्री जो कि कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले आपका एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका। बेटा अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में आपका बहामास, और बहामास के बाद आपका मैक्सिको। ठीक है, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कहां पर पड़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे ही अफ्रीका गए तो इजिप्ट, लीबिया, नाइगर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मोरिटेनिया।
ठीक है। अफ्रीकन अगर कंट्रीज की बात की तो हमारे पास क्या नाम है, इजिप्ट है, लीबिया है, नाइगर है, अल्जीरिया है, माली है, माली के बाद वेस्टर्न सहारा है, और फिर क्या है, मॉरिटानिया है। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्रीज जो कि आपकी कहां पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, और ये कहां की कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है। जैसे ही अफ्रीका से आप बेटा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है हम एंटर करेंगे एशिया। एशिया में आपका ताइवान, निश्चित सी बात है काफी ज्यादा चर्चा में था, और ताइवान पर अपनी डोमेंसी दिखाता है कौन, चाइना। चाइना के बाद बेटा म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। ये आपके सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो कि आपकी कहां पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। उसी तरीके से अगर आप वाटर बॉडीज की भी बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कुछ ऐसे आपकी वाटर बॉडीज हैं जो कहां पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। ठीक है बेटा, दोबारा से देख लेंगे एक बार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री हैं, बहामास एंड मैक्सिको। जैसे ही आप अफ्रीका आए तो आपके पास कंट्री हैं इजिप्ट, लीबिया, नाइगर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिटानिया। जब आप एशिया में एंटर करते हैं तो एशिया की कंट्रीज है ताइवान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार के बाद ओमान, आपका सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये वे कंट्रीज हैं जो कहां पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप सभी जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 20 से कट करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अब वो कंट्रीज होंगी जो कि आपकी कहां पर पड़ती हैं, कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, ठीक है। पहले हमने देखा इक्वेटर पर पड़ने वाली कंट्रीज को, फिर हमने देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने वाली कंट्रीज को, और अब जिक्र करेंगे किनका, जो कंट्रीज कहां पर पड़ेंगी, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेटा अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करें तो ये आपकी अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपकी बिल्कुल मिर्च की तरह ही एक कंट्री है जिसको आप क्या बोलते हैं, चिली। तो सबसे पहले अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो कौन सी कंट्री आएगी बेटा, चिली आएगी, ठीक है। चिली के बाद बेटा इधर एक कंट्री है जिसको क्या बोला जाता है, अर्जेंटीना बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये बड़ी कंट्री है जिसको आप क्या बोलते हैं, पराग्वे बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, आप यहां पर क्या बोलते हैं, ब्राजील बोलते हैं। और बेटा ब्राजील के अलावा एक और कंट्री है जहां से आपकी कैप्रिकॉर्न पास होती है, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। भाई थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए, हम तो पढ़ाएंगे आपको लेकिन थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए। चलिए, जैसे ही हम कहां पहुंचे, अफ्रीका में पहुंचे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंचे, तो सबसे पहली कंट्री इधर जो पड़ेगी उसका नाम है नामीबिया, ठीक है। नामीबिया से आगे अगर आप जाएंगे तो एक कंट्री पड़ेगी जिसका नाम है बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना से अगर आप आगे गए तो फिर एक कंट्री पड़ेगी जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो एक और कंट्री पड़ती है जिसका नाम है मोजाम्बिक, ठीक। और ये जो आपका आइलैंड नजर आ रहा है बेटा, इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर। इसका क्या नाम है, मेडागास्कर। और लास्ट में जब आप देखेंगे तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से निकल रही है, ऑस्ट्रेलिया से निकल रही है, ठीक है बेटा। ये पता होनी चाहिए कंट्रीज आपकी कौन कौन सी कहां पर पड़ी हैं। तो अगर दोबारा से रिवीजन करें तो मैंने इधर बताया कि साउथ अमेरिका में चिली से जाएगी, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से गुजरेगी, साउथ अमेरिका में ही ब्राजील से गुजरेगी, लेकिन एक देश का नाम मैंने नहीं बताया, वो आपने बताना है। उसके बाद जैसे ही आपकी अफ्रीका में जाएगी तो पहुंचेगी नामीबिया, आपका डेजर्ट यहां पर है। फिर आप देखेंगे बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद आप देखेंगे मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। और यहां पर भी मैं कह रहा हूं एक कंट्री छोड़ दी गई है, अब आपने बतानी है, ठीक है। सर्च करेंगे, बुक देखेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। एक और चीज जो मैं बच्चों आपसे अभी कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीएस को तैयार करने में आती है, बच्चा हमेशा नोट्स पढ़ता रह जाता है। आपका मैथ्स में स्कोर अच्छा आ रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, घर जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
लेकिन जहां हम बात जीएस की कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, घर जाके दोबारा से जो सर ने पढ़ाया बस उसी को याद करने लगे हुए हैं, रटने लगे हुए हैं। और आप क्या कहेंगे, सर जीएस में स्कोर करना ना मुश्किल हो चुका है। बेटा ये मुश्किल नहीं होगा, यकीन मानना इस बात को। अगर आपने भी टॉपिक के बाद आपने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, लास्ट ईयर की आप बुक्स उठा लीजिए, आप अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स उठा लीजिए, अगर आपने कोई टॉपिक किया है आज तैयार, तो उससे आया हुआ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। और अगर आपका एग्जाम में आया हुआ हर एक क्वेश्चन हो गया बच्चे, तो जीएस में भी स्कोर बढ़ जाएगा। जीएस कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है कि आपको पसंद, ये इसमें स्कोर नहीं होगा, इसमें स्कोर नहीं आता है, कि इसमें तो 50% स्कोर होता है। भाई इससे ज्यादा स्कोर होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट तो पढ़े, लेकिन कंटेंट पढ़ने के बाद भाई प्रैक्टिस भी तो करें। प्रैक्टिस की नहीं है, कंटेंट को रटे जाएंगे, भाई उसने स्टेटमेंट्स में दे दिया, फिर घूमते रहो कंटेंट को याद करते हुए कि सर ने इसमें क्या क्या बताया था। तो बेहतर होगा जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। जितना पसीना बालिया ना प्रैक्टिस में, जितना पेन अगर आप प्रैक्टिस में चला लोगे ना, पेपर में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो वहां टिकी हो ना बेटा जाके। चलिए फिर अब इससे आगे बढ़े, तो मैंने कहा था आपसे कि इन लैटिट्यूड्स का कुछ और भी कार्य है। अभी तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि इन पर कौन कौन सी कंट्रीज बढ़ती है। अब मैंने कहा था ये आपकी लैटिट्यूड डिफरेंट हीट जोन में अर्थ को डिवाइड करती है। कैसे? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी, और मैंने ये आपके लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर अर्थ की पोजीशन टिल्टेड ना होती तो भारत में या आपके पूरे वर्ल्ड में ना तो गर्मी का मौसम आना था ना सर्दी का। ठीक है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ की पोजीशन क्या है? टिल्टेड है। बेटा अगर आप यहीं पर देखते हैं, अगर सनरेज की बात करें तो सनरेज आपको कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सन की रेज परपेंडिकुलर तो होती हैं, लेकिन किसके बीच में होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की रेज परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। और यही कारण है जितने भी गर्मी वाले देश वो सारे यहीं पर, क्योंकि भाई सूरज कहां है? हमेशा सिर पर रखा हुआ है, और जिनके सिर पर सूरज तो गर्मी तो ज्यादा रहेगी। तो ऐसे जोन को जहां पर सन की परपेंडिकुलर रेज पड़ती हो बेटा कहा जाता है टोरिड जोन। या आप इसको सीधा सीधा, क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, तो आप इसको क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं। जैसे ही मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ पर गया तो सूरज की किरणें सीधी नहीं है। अब अगर सीधी नहीं है तो गर्मी भी ज्यादा नहीं होगी, और ऐसे जोन को आप क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्थ टेम्परेट जोन। सेम यही आपका 23.5 डिग्री साउथ से अगर हम बात करें 66.5 डिग्री साउथ, तो वहां पर भी क्या रहता है आपका? सूरज वहां से भी थोड़े से रुष्ट रहते हैं, सूरज महाराज वहां भी अपनी सीधी निगाह नहीं रखते हैं। तो उस जोन को क्या कहा जाएगा? साउथ टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वो एरिया जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से आपका 90 डिग्री तक पड़ता है, या 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री तक का पड़ता है। बेटा आपको तो पता है, लास्ट लेक्चर में पता चला था कि पोल पर 6 मंथ क्या रहने वाला है? नाइट रहने वाली है, और पोल पर 6 मंथ क्या रहेगा? दिन रहेगा। तो निश्चित सी बात है सूर्य महाराज यहां से बिल्कुल बुरी तरह रुष्ट हैं, जाते ही नहीं है, जाते भी हैं तो कोई वहां पर अपना रूप दिखाएंगे नहीं, तो ऐसा जोन टका रहेगा। इसी वजह से इसे क्या कहा जाएगा? फ्रिज्ड जोन कहा जाएगा। समझ में गए? फ्रिज्ड जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। समझ में आया? लैटिट्यूड का काम लोकेशन में तो मदद करना है ही, लैटिट्यूड हमें यह भी बताती है कि लैटिट्यूड के बेस पर हम अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो ये रहा हमारे लैटिट्यूड के बारे में। अब लैटिट्यूड से कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए। भाई 2 फायदे हो जाते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के। एक तो ये पता चल जाए कि टीचर कंटेंट सही दे रहा है,
आप कितने भी मेहनत करते रहें और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो आपका ट्रस्ट भी बन जाएगा टीचर पे। लेकिन ये तभी होगा जब कंसिस्टेंसी दिखाई जाएगी। आपको कंसिस्टेंट पड़ेगा, मेहनत डेली करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा जब अगर आप आगे जाए तो दूसरी जो लाइंस हैं इनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया लैटिट्यूड्स को अर्थ के मिड से लेटा कर यानी कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया गया, इनको कैसे किया गया, वर्टिकली। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अगर आप बात करें, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, इनको ड्रॉ किया गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल कर। या आपको ये ज्यादा आसानी से ऐसे समझ में आएगा, हम ये पृथ्वी का ऊपर से व्यू लेते हैं, ठीक है, और मैं अगर कहता हूं ये पोल है और यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसको मैंने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोल दिया, तो इस लाइन को अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से कितने मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं हर एक एंगल पर। बेटा वो लैटिट्यूड भी एंगुलर डिस्टेंस पे ड्रॉ की गई थी, लेकिन वो 0 डिग्री से ऊपर और नीचे ड्रॉ की गई। यहां पर आपके इस पॉइंट से एंगुलर डिस्टेंस देखा जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी मैथ के विद्वान हैं, आप सभी को पता है मैं हर एक एंगल पर अगर ड्रॉ करता हूं तो मैक्सिमम कितनी लाइनें ड्रॉ कर पाऊंगा, 360 ड्रॉ कर पाऊंगा। तो लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर ऐसी रेखाएं जो पोल से शुरू हुई और पोल पर जाकर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जहां लैटिट्यूड 0 डिग्री पर मैक्सिमम लेंथ पे थी वो पोल पर जाते हुए मिनिमम हो गई, ये कंडीशन इनके साथ नहीं है। यहां पर हर एक सर्कल क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, चाहे वो आपका 0 डिग्री रहे या वो आपका 82 डिग्री रहे या वो आपका 180 डिग्री रहे, हर एक सर्कल क्या होगा, आपका इक्वल लेंथ का होगा। अब इसकी बात करें तो लोकेशन के अलावा इनका क्या योगदान है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप बात करते हैं टाइम के बारे में, टाइम जोन के बारे में, तो सभी टाइम जोन आपके किस पर डिपेंड करे, लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करे। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। अब आपको यह बात पता है बेटा कि हमारी अर्थ अपना एक रोटेशन लगभग कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स में। ठीक है, हमारी अर्थ ने एक रोटेशन किस समय पूरा किया, 24 आवर्स में। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि अर्थ ने 360 घूमने में कितना समय ले लिया, 24 आवर्स का समय ले लिया। और अर्थ ने अगर ये 24 आवर्स का समय लिया तो एक आवर में अर्थ कितना घूमी है बेटा, मात्र 15 डिग्री। और फिर इससे यह भी क्लियर हो जाएगा कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ ने समय कितना लिया, 4 मिनट का। समझे ये बात? आपकी अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है 24 घंटे में, उससे ये बात सामने आई कि 1 घंटे में कितना घूमी, 15 डिग्री। और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लिया, मात्र 4 मिनट का। और यही आपकी कैलकुलेशन आपके सारे टाइम जोन पर पूछे गए सवालों का आंसर होती है। कैसे, अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आपकी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स। बेटा जब मैं इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करता हूं 0 डिग्री। 0 डिग्री वो लॉन्गिट्यूड जिसको आप क्या बोलते हैं, GMT, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ऐसा लॉन्गिट्यूड जहां से विश्व का मानक समय लिया गया, और वो विश्व का मानक समय 0 डिग्री से लिया गया। उस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोला गया और इसी वजह से उस टाइम को क्या बोला, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ये लंदन के पास से आपका टाइम लिया गया। उसी तरीके से एक लाइन है बेटा 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। सेम ऐसे ही जैसे लैटिट्यूड ने नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया था, वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आप इधर तो ईस्ट रहेगा, इधर तो वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपकी एक लाइन है जिसको 82.5 डिग्री ईस्ट कहा गया। बेटा यहीं से लिया गया IST,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और एक बेहद ज्यादा और रोचक जानकारी देने वाली एक लाइन IDL, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कहलाती है आपकी 180 डिग्री। 180 डिग्री ऐसी लाइन है बेटा, आप इधर से जाएंगे तो भी 180 डिग्री वही पड़ेगी, इधर से जाएंगे तो भी 180 डिग्री वही पड़ेगी। ठीक है ये बात। इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात की गई तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जहां से विश्व का मानक समय आपने लिया, 82.5 डिग्री ईस्ट जहां से इंडिया का मानक समय लिया गया, या फिर आपकी 180 डिग्री लाइन जिसको आपने क्या कहा, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी इसके बारे में रोचक जानकारी बताऊंगा, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है। देखिए उसके बाद आपसे एनडीए में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए। 2 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, तीसरा आपको होमवर्क दूंगा और ये आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने का सीधा सा तरीका और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। इस कंसेप्ट को आप फॉलो कर लेना बेटा, इस टाइम जोन से आए हुए भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे एनडीए में। और आप कहेंगे भाई मजा आ गया, 4 नंबर तो हमारे फिक्स हैं, और ये 4 नंबर आपके बड़े महत्वपूर्ण रह जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे 2 लॉन्गिट्यूड के टाइम के बारे में पूछा गया, एक है लॉन्गिट्यूड A और एक है लॉन्गिट्यूड B, ठीक है, अगर आपसे इनके टाइम डिफरेंस पूछा गया है या एक का टाइम दिया है दूसरे का टाइम पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं बेटा, सबसे पहला काम होगा कि आपको फाइंड करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल गैप। आप क्या फाइंड करेंगे, उन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप कितना है। अगर आपसे गैप पूछेगा तो बेटा ध्यान रखना, अगर लॉन्गिट्यूड का जो डायरेक्शन आपको दिया गया होगा वेस्ट और ईस्ट है तो गैप कैसे आता है, उन दोनों को प्लस करके आएगा। अगर लॉन्गिट्यूड सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को गैप माइनस करके आएगा, और लॉन्गिट्यूड अगर आप दोनों के वेस्ट हैं तो दोनों का टाइम या गैप आपका कैसे आएगा, माइनस करके आएगा। पहली बात क्लियर हुई। अगर लॉन्गिट्यूड के डायरेक्शन डिफरेंट है तो ऐड कर कर गैप निकलेगा, अगर सेम है तो माइनस कर कर गैप निकलेगा, ठीक है। जैसे ही लॉन्गिट्यूड का गैप आ जाएगा तो फिर तो आपको पता है, अभी तो बताया मैंने कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, जितने डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल गैप उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, आ जाएगा टाइम गैप, है कि ना। लेकिन फिर भी दिक्कत आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर B का समय दे रखा है और A का समय पूछा है तो आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है, समय को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। घड़ी में कहां जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आपका A का समय दे रखा है और B का समय पूछा गया है तो बेटा अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो समय को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत हो जाना इसके साथ। लॉन्गिट्यूड गैप अलग चीज है, टाइम जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, अगर उससे वेस्ट का पूछा है तो माइनस करेंगे, उससे ईस्ट का पूछा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और फिर तो आपको पता है आप ज्ञानी आदमी है भाई, हम लोग तो बस आपको रिवीजन कराने आ जाते हैं ऑनलाइन। तो रेगुलर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 100 डिग्री ईस्ट। एक लॉन्गिट्यूड है जिसका प्लेस कहां पर है, 100 डिग्री ईस्ट पर है, और कह रहा है इट इज 4 PM ऑन जून 22। जून 22 को अभी वहां पर कितना समय हो रहा है, 4 बजे शाम के। According to the local time, what will be the time and date at another place be situated on 60 degree east? चलिए तो भाई आसान सा बात है। सबसे पहले क्या करते हैं, गैप निकाल लेते हैं। 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो यहां पर कहीं एक लाइन आएगी जिसको आप क्या कहेंगे, 60 डिग्री ईस्ट, और फिर उसके आगे कहीं जाएंगे तो यहां पर एक लाइन है जिसको आपने क्या बोला है, 100 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आपको बताया यहां पर कि 100 डिग्री ईस्ट पर अगर आप बात करें तो अभी क्या बजा हुआ है बेटा, शाम के 4 बजे हुए, ठीक है।
सबसे पहला काम किसका होगा, लॉन्गिट्यूड का गैप निकलेगा। लॉन्गिट्यूड गैप माइनस करके आएगा तो गैप कितना आ गया, 40 डिग्रीज का गैप आ गया। और 40 डिग्री का गैप आया तो आपको पता है क्या होना है बेटा, कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो 40 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 160 मिनट लेगी। ठीक है, 160 मिनट मीन्स 2 घंटे 40 मिनट। यानी टाइम डिफरेंस पॉइंट जो आपका बी है और ये पॉइंट जो ए है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे 40 मिनट। लेकिन यहां पर बी का दे रखा था, ए का पूछा था, तो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ आना था, जिसकी वजह से टाइम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर यहां पर 4 बजे है तो 1 घंटा पहले 3 बजे थे, 2 घंटे पहले 2 बजे थे, और फिर 40 मिनट घटाई तो बेटा टाइम क्या था, 1:20। कब के, दोपहर के। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ आ गई ये बात, कुछ नहीं है बेटा इनमें, और बहुत बच्चे इनसे घबरा रहे हैं। सबसे पहला काम लॉन्गिट्यूड गैप, दूसरा काम टाइम डिफरेंस, और तीसरा काम अगर ए पॉइंट से टाइम पूछा है और अगर उसके वेस्ट में है तो माइनस में, और उसके ईस्ट में है तो प्लस में। चलिए भाई, अगर हम इससे आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन है, इसको बता देता हूं और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज दी, अब यहां क्वेश्चन उल्टा पूछा है उसने, देखना कह रहा है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इफ इट इज 9 PM on June 20 while the time at the Greenwich is 2 AM on June 21। बेटा कह रहा है कि वो कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा जिस पर 20 जून को अभी कितने बजे हुए हैं, 9 बजे हुए हैं, और जबकि ग्रीनविच यानी कि जो कि आपकी कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, उस पर अभी क्या समय हो रहा है, सुबह के 2 बजे हुए, रात के 2 बजे हुए। तो मीन्स एक बात समझनी है, अभी 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, सुबह के 2 बजे हुए हैं, यानी ये समय रात का होगा। ये समय क्या होगा, रात का होगा। तो यानी समय आगे आएगा, आगे आएगा तो यानी यहां पर आपका कोई क्या रहा होगा, लॉन्गिट्यूड रहा होगा, जिस पर अभी क्या बज रहे बेटा, 9 बज रहे हैं। ठीक है, और 9 किस समय के बज रहे हैं बताइए, रात के 9 बज रहे हैं। अगर हम इन दोनों का गैप निकालते हैं, ठीक है, अब दोनों ही तरीके से ये कंडीशन हो सकती है, हम इसको इससे पीछे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं दोनों का गैप निकालते, पहले इधर से निकालते। अगर हम टाइम गैप दोनों का निकाले तो अभी अगर 2 बजे हुए हैं तो 2 के बाद भाई 3, ठीक, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो कैलकुलेशन कहां चली गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो इससे बेहतर है ना कि हम इसको पिछली रात का बना दे, है कि नहीं, कैलकुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। चलिए तो यहां पर इसको कहीं रखते हैं, अभी पीछे क्या बजे हुए थे, रात के 9 बजे हुए थे, और अब समय क्या हो रहा है, सुबह के 2 बजे हुए। अगर आप इनसे टाइम गैप निकालते हैं तो 9 के बाद 10, उसके बाद 11, फिर 12, फिर 1 और फिर 2। तो मींस 1, 2, 3, 4 और 5 घंटे का डिफरेंस। समझ लेना है आपको ना किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। कितने घंटे का डिफरेंस, 5 घंटे का। और 5 घंटे का अगर आपका डिफरेंस है तो आपको पता है कि 1 घंटे में आपकी अर्थ कितना घूमती है, 15 डिग्री, और डिफरेंस 5 घंटे का, तो अर्थ कितना घूमेगी, 15 × 5 यानी के 75 डिग्री। और 75 डिग्री समय कहां जाएगा, पीछे जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री वेस्ट, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपने ही बताना है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तब आपको यहां पर इसके सॉल्यूशन के बारे में या इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा।
इसके रिलेटेड अगर आप बात करेंगे, अगर कोई भी क्वेरी आपकी बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है, वहां पर क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा डेली रेगुलर क्लासेस के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें। ओके देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।